नमस्ते विद्यार्थियों, एड्यूटेकन की आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज हम भूगोल की किताब से एक नया अध्याय शुरू करेंगे। नाम है उद्योग। ये बड़ा ही दिलचस्प चैप्टर है क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो आखिर बनती कैसे हैं। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि उद्योग होते क्या हैं, फिर देखेंगे कि इन्हें कितने तरीकों से बांटा जा सकता है। इसके बाद हम जानेंगे कि कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री कहाँ लगाई जाती है और वो काम कैसे करती है। फिर दुनिया के कुछ बड़े उद्योगों पर बात करेंगे और हाँ, लोहा और इस्पात उद्योग को थोड़ा विस्तार से देखेंगे। और आखिर में हम इंडस्ट्रीज से जुड़े खतरों और उनसे बचाव के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले विषय से शुरू करते हैं, उद्योगों का परिचय। इसे समझने के लिए हमारी किताब एक बहुत ही सरल सा उदाहरण देती है। हम एक साधारण सी नोटबुक की कहानी से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि कैसे उसकी यात्रा हमें उद्योगों की पूरी दुनिया तक ले जाती है। हमारी किताब एक सवाल से शुरू होती है। क्या कभी सोचा है कि जो नोटबुक हम सब इस्तेमाल करते हैं वो हम तक पहुंचने से पहले किन किन मराहिल से गुजरती है? उसकी अपनी एक पूरी यात्रा होती है। चलिए आज उसी यात्रा को समझते हैं। अच्छा, तो स्क्रीन पर देखिए, ये पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है। तो एक नोटबुक की कहानी कहाँ से शुरू होती है? एक पेड़ से। सबसे पहले पेड़ को काटा जाता है, फिर उसे लुगदी मिल मतलब पल्प मिल तक ले जाते हैं। वहां लकड़ी को प्रोसेस करके मतलब संसाधित करके उसकी लुगदी बनाई जाती है। फिर इस लुगदी में कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं और तब जाकर कागज बनता है। इसके बाद इंक से उस पर लाइनें छापी जाती हैं और आखिर में इन सारे पन्नों को एक साथ बांध दिया जाता है और बस तैयार हो गई हमारी नोटबुक, जो बाजार में बिकने के लिए पहुंच जाती है। ये जो पूरी प्रक्रिया हमने अभी देखी ना, इसी को किताब में विनिर्माण या द्वितीयक क्रियाकलाप कहा गया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कच्चे माल को लोगों के लिए ज्यादा कीमत वाले उत्पादों में बदलना। जैसे पेड़ की लकड़ी एक कच्चा माल था, पर जब उससे कागज बना तो उसकी कीमत बढ़ गई और वो हमारे लिए ज्यादा उपयोगी हो गया। बस इसी बदलाव की प्रक्रिया को विनिर्माण कहते हैं। और विनिर्माण की यही प्रक्रिया हमें उद्योग की असली परिभाषा तक ले आती है। देखिए, उद्योग का मतलब सिर्फ सामान बनाना नहीं होता। किताब के अनुसार उद्योग कोई भी ऐसी आर्थिक गतिविधि है जो या तो वस्तुओं के उत्पादन से जुड़ी हो, या खनिजों के निष्कर्षण से, या फिर सेवाओं के प्रावधान से। जैसे कागज बनाना एक उत्पादन उद्योग है, जमीन से कोयला निकालना एक निष्कर्षण उद्योग है और पर्यटन एक सेवा उद्योग है। अब जब हम ये समझ गए हैं कि उद्योग क्या होता है, तो अगला सवाल ये आता है कि दुनिया में तो हजारों तरह के उद्योग हैं, तो उन्हें समझने के लिए हम उन्हें वर्गीकरण कैसे करते हैं, मतलब अलग अलग ग्रुप्स में कैसे बांटते हैं। चलिए अब उद्योगों का वर्गीकरण समझते हैं। हमारी पाठ्यपुस्तक के हिसाब से उद्योगों को मुख्य रूप से 3 आधारों पर बांटा जाता है। पहला है कच्चा माल, मतलब उद्योग में कौन सा रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा है आकार, यानी उद्योग छोटा है या बड़ा। और तीसरा है स्वामित्व, मतलब उस उद्योग का मालिक कौन है। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कच्चे माल के आधार पर वर्गीकरण की। इसमें 4 मुख्य प्रकार हैं। पहला, कृषि आधारित उद्योग, जो खेती से मिलने वाले कच्चे माल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गन्ने से चीनी बनाना। दूसरा, खनिज आधारित उद्योग, जो खनिजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लोहे के अयस्क से लोहा बनाना। तीसरा है समुद्र आधारित उद्योग, जो समुद्र से मिलने वाले उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मछली से मछली का तेल बनाना। और चौथा, वन आधारित उद्योग, जो जंगलों से मिले कच्चे माल का उपयोग करते हैं, जैसे हमने अभी देखा लकड़ी से कागज बनाना। वर्गीकरण का दूसरा आधार है आकार। इसमें 2 तरह के उद्योग होते हैं, लघु स्तरीय और बड़े पैमाने के। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लघु स्तरीय उद्योगों में कम पैसा और तकनीक लगती है, जैसे कुम्हार का मिट्टी के बर्तन बनाना। वहीं दूसरी तरफ बड़े पैमाने के उद्योगों में बहुत ज्यादा पैसा और बेहतर टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, जैसे कार बनाने का कारखाना। यहां प्रोडक्शन भी बहुत बड़े स्केल पे होता है। और अब आता है तीसरा आधार, स्वामित्व, ओनरशिप, यानी उद्योग का मालिक कौन है। इस आधार पर उद्योग 4 तरह के होते हैं। पहला है निजी क्षेत्र, यानी प्राइवेट सेक्टर, जहां मालिक कोई एक इंसान या कुछ लोगों का ग्रुप होता है। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर, जहां मालिक सरकार होती है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तीसरा है संयुक्त क्षेत्र, जॉइंट सेक्टर। इसमें सरकार और प्राइवेट लोग मिलकर मालिक होते हैं, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड। और चौथा है सहकारी क्षेत्र, कोऑपरेटिव सेक्टर,
जहां कच्चे माल बनाने वाले या काम करने वाले मजदूर ही मालिक होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड या सुधा डेयरी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए हमने अपने एडुटेकन नोट्स में ठीक इसी तरह का एक आसान सा टेबल बना दिया है ताकि इन चारों के बीच का अंतर आसानी से याद रहे। तो अब हम उद्योगों के प्रकार समझ चुके हैं, पर सोचने वाली बात है कि कोई भी उद्योग कहीं भी तो नहीं लगाया जा सकता। तो हमारा अगला विषय यही है, अवस्थिति और तंत्र। हम समझेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी उद्योग की जगह तय करते हैं, और ये भी कि कोई उद्योग आखिर काम कैसे करता है। इस चित्र को जरा ध्यान से देखिए। ये उन सभी कारकों को दिखाता है जो किसी उद्योग की जगह को प्रभावित करते हैं। ये कारक हैं कच्चे माल की उपलब्धता, जमीन, पानी, श्रम यानी मजदूर, शक्ति यानी बिजली, पूंजी यानी पैसा, ट्रांसपोर्ट और मार्केट। सरकारें भी कई बार पिछड़े इलाकों में उद्योग लगाने के लिए छूट देती हैं ताकि उन क्षेत्रों का भी विकास हो सके। अब समझते हैं औद्योगिक तंत्र को। हर उद्योग एक सिस्टम की तरह काम करता है जिसके 3 हिस्से होते हैं: निवेश, जिसे इनपुट कहते हैं, प्रक्रम, जिसे प्रोसेस कहते हैं, और निर्गत यानी आउटपुट। निवेश में कच्चा माल, मजदूर, जमीन की लागत, ट्रांसपोर्ट जैसी चीजें आती हैं। प्रक्रम में वो सारी एक्टिविटीज शामिल हैं जो कच्चे माल को तैयार माल में बदलती हैं। और निर्गत होता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट और उससे होने वाली कमाई। जैसे सूती कपड़े के उद्योग में कपास और मजदूर निवेश हैं, फिर कपास की ओटाई, कताई, बुनाई ये सब प्रक्रम है, और जो कमीज बनकर तैयार हुई वो निर्गत है। जब एक ही जगह पर बहुत सारे उद्योग लग जाते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं तो वो एक औद्योगिक प्रदेश बन जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दुनिया के कुछ प्रमुख उद्योगों के वितरण को देखते हैं। मतलब ये बड़े बड़े उद्योग दुनिया में कहां-कहां फैले हुए हैं। हमारी किताब के अनुसार दुनिया के प्रमुख उद्योगों में लोहा, इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उद्योग शामिल हैं। लोहा, इस्पात और वस्त्र उद्योग तो काफी पुराने हैं, जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक नया और तेजी से उभरता हुआ उद्योग है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे जो नए और तेजी से बढ़ने वाले उद्योग हैं ना, उन्हें सनराइज उद्योग भी कहा जाता है। इसमें आईटी के अलावा स्वास्थ्य, हॉस्पिटैलिटी और ज्ञान से जुड़े उद्योग भी शामिल हैं। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिनमें भविष्य में ग्रोथ की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। अब हम प्रमुख उद्योगों में से एक लोहा इस्पात उद्योग को थोड़ा विस्तार से समझेंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है और परीक्षा के लिहाज से भी यह विषय काफी जरूरी है। इसे अक्सर आधुनिक दुनिया की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। किताब में एक बहुत जरूरी लाइन लिखी है, इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। मेरुदंड का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। पर ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि लगभग हर वो चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं या तो वो लोहे या इस्पात से बनी है, या फिर उससे बनाने वाली मशीनें और औजार इस्पात से बने हैं। सोचिए, हमारी गाड़ियां, रेलगाड़ियां, पानी के जहाज, यहां तक कि छोटी सी सेफ्टी पेन और सुइयां भी तो इस्पात से ही बनती हैं। इसीलिए इसे एक पोषक उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि इसके उत्पाद दूसरे उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करते हैं। इस्पात बनाने की प्रक्रिया में कच्चे माल को एक वात्या भट्टी में डाला जाता है। जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये एक वात्या भट्टी है या ब्लास्ट फर्नेस। यहीं पर प्रगलन यानी स्मेल्टिंग की प्रक्रिया होती है। प्रगलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अयस्कों को उनके गलनांक बिंदु से भी ज्यादा तापमान पर गर्म करके धातु को अलग किया जाता है। इससे जो उत्पाद निकलता है वही इस्पात होता है। चलिए अब भारत में इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देखते हैं, जमशेदपुर का। देखिए, आज़ादी से पहले भारत में सिर्फ एक ही स्टील प्लांट था, टिस्को, जिसे जमशेदपुर में लगाया गया। अब सवाल ये उठता है कि यही जगह क्यों चुनी गई? इसके कई कारण थे और ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात, ये बंगाल नागपुर रेल लाइन पर कालीमाटी स्टेशन से सिर्फ 32 किलोमीटर दूर था। दूसरी बात, ये लौह अयस्क, कोयला और मैंगनीज के भंडारों के बहुत करीब था। तीसरा, पास में ही कलकत्ता जैसा बड़ा बाजार था। और चौथा, खरकई और सुवर्णरेखा नदियों से पानी की भी कोई कमी नहीं थी। इन सभी कारणों ने मिलकर जमशेदपुर को स्टील प्लांट के लिए एक परफेक्ट जगह बना दिया। हमने देखा कि उद्योग हमारे देश के विकास के लिए कितने जरूरी हैं, लेकिन जहां फायदे होते हैं वहां कुछ जोखिम भी होते हैं। तो हमारे अध्याय का अंतिम विषय है औद्योगिक आपदा और सुरक्षा। हम समझेंगे कि उद्योगों से जुड़े खतरे क्या हैं और उन्हें कम करने के उपाय क्या हो सकते हैं।
इस जोखिम को समझने के लिए हमारी किताब एक बहुत ही दुखद घटना का उदाहरण देती है, भोपाल गैस त्रासदी। ये 3 दिसंबर 1984 को हुई एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना थी। इसमें एक कीटनाशक बनाने वाली फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की एक बहुत जहरीली गैस लीक हो गई थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इसमें 35,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी और जो बच गए उनमें से हजारों लोग आज भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो सवाल उठता है कि ऐसी भयानक त्रासदियों से बचने के लिए क्या किया जा सकता है। किताब में कुछ उपाय बताए गए हैं, जैसे पहली बात तो ये कि जहां बहुत लोग रहते हैं उन इलाकों को इंडस्ट्रियल एरिया से दूर रखना चाहिए। दूसरी बात, जो लोग इंडस्ट्रियल एरिया के पास रहते हैं उन्हें वहां के खतरों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आग लगने पर चेतावनी देने वाले और आग बुझाने वाले सिस्टम बेहतर होने चाहिए। और जो जहरीले पदार्थ हैं उनको स्टोर करने की कैपेसिटी लिमिटेड होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने उद्योगों के बारे में काफ़ी कुछ सीखा कि उद्योग क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें कहाँ लगाया जाता है और उनसे जुड़े खतरे क्या हैं। इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है।